Hello students, my name is Ashish and today we are going to study your class 11th chapter number 5 Dilemma of the Scientist, the question answers of this chapter. We have studied the chapter and we came to know that how the scientists were thinking about the atom bombs, why should they make it, and they ultimately made it and the result was very destructive. जापान के 2 शहर हिरोशिमा नागासाकी बहुत ही बुरी तरीके से तबाह हुए और हमने इस चैप्टर में जाना था कि किस डायलेमा में, किस विडंबना में, किस तकलीफ़ में साइंटिस्ट थे. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट. ये जो लाइनें कही गई है, इन लाइनों के क्या मीनिंग निकाले जा रहे हैं, क्या निकाले जाने चाहिए, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है. First, the scale of the damage at Nagasaki drained the blood from my heart. ये लाइन जब आई थी तब भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि वैज्ञानिक बता रहा है कि मेरा दिल पसीज गया जो डैमेज मैंने नागासाकी हिरोशिमा में देखा उसको देखकर. एंड डज सो नाउ व्हेन आई स्पीक ऑफ इट. तो अब मैं बोल पा रहा हूँ इस बारे में. सो आंसर इसका होना चाहिए द राइटर इज़ एक्सट्रीमली शॉक्ड टू सी द डैमेज ऑफ नागासाकी. जो नागासाकी में डैमेज हुआ है उसको देखकर राइटर शॉक्ड है पूरी तरीके से. इट इज़ स्टिल हॉन्टिंग एंड टेल्स द टेल ऑफ इट्स पेन एंड सफरिंग. ये अभी भी उसे हॉन्ट करता है, अभी भी दुख पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है 9 साल बाद भी उसको. एंड टेल्स और बताता है द टेल ऑफ इट्स पेन एंड सफरिंग. और कितने दुख से, कितनी तकलीफ़ों से वो आदमी वैज्ञानिक गुजरा है जिसने उसे बनाया था, ये उसकी कहानी को कहती है ये लाइन. हमारा सेकेंड है वॉर्स आर नीदर मेड नॉर अनमेड बाय वेपन्स. हथियार से ना कोई वॉर बनती है ना ख़त्म की जाती है. इट इज़ द अदर वे अबाउट. द वेपन्स ग्रो आउट ऑफ द वॉर्स. बहुत ही शानदार लाइन थी ये, जब वो ये कहता है कि वेपन्स से वॉर नहीं होती है, वॉर होती है तो वेपन्स आते हैं. कोई आज एटम बम बना क्यों? क्योंकि वॉर छिड़ी थी. हाइड्रोजन बम क्यों बनाया जा रहा है? वॉर से बचने के लिए. तो वेपन्स वॉर से निकलते हैं. द राइटर मीन्स टू से दैट वॉर्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ वेपन्स. राइटर ये कहना चाहता है कि वॉर जो है वो रिजल्ट नहीं है वेपन्स का. ठीक है. देयर आर इनफैक्ट द चॉइस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ये तो मानव का चॉइस है विच पुट द नेशंस एट वॉर, कि वो देशों को लड़ने पे छोड़ना चाहता है ना. आज शी जिनपिंग जो चाइना का राष्ट्रपति है वो चाहता है कि वॉर हो और वो हम पर वॉर थोप रहा है. ऐसा ही वो जापान के साथ भी करता है. वो दुनिया को चमकाता धमकाता रहता है. तो वो जो एक इंसान की सोच है वो वॉर में हमें धकेल रही है. द वॉर्स क्रिएट नेसेसिटी ऑफ वेपन्स. वॉर से, युद्ध जो होता है उससे वेपन्स की नेसेसिटी जनरेट होती है. हमारा थर्ड क्वेश्चन है वी डू नॉट चेंज द वर्ल्ड बाय वॉट वी विश बट हाउ वी एक्ट. हम जो सोचते हैं उससे दुनिया नहीं बदलती, हम जो करते हैं उससे दुनिया बदलती है. इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है. द राइटर ट्राइज टू को रिलेट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड. राइटर को रिलेट करता है इस बात से कि सिर्फ दुनिया को बनाने की जिम्मेदारी भी इंसान की ही है. विशेस कांट चेंज द वर्ल्ड. सिर्फ सोचने से कि दुनिया बदल जाएगी, दुनिया नहीं बदलने वाली है. वी नीड टू एक्ट फॉर इट. हमें काम करना होगा इसके लिए. The scientist in this work is the servant of the nation. Scientist इस काम में नेशन का सर्वेंट है and he must not dictate to it even about his own discoveries. और उसे अपनी डिस्कवरी के बारे में भी जो डिक्टेट नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कहना चाह रहा है. इस लाइन का हमको एक्सप्लेन करना है. Here the helplessness of the scientist have been highlighted. साइंटिस्ट कितने हेल्पलेस होते हैं, कितने मजबूर होते हैं, इसको बताता है. क्योंकि साइंटिस्ट जिस देश में काम करते हैं, अगर उसकी पॉलिटिक्स, उसके पॉलिटिशियंस उसे कहते हैं कि आपको ये चीज़ बनाना है, दूसरों पे बम फेंकना है, तो मतलब फेंकना है. पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे सारे लोग बेकार नहीं हैं, लेकिन उनके पॉलिटिशियंस ने चुना कि हमारी आर्मी को, हमारे लोगों को जाके बम फोड़ना है दूसरों के ऊपर, तो वो लोग ऐसा करते हैं. ठीक है. तो साइंटिस्ट आर एम्प्लॉयड और हायर्ड टू वर्क फॉर द नेशन. साइंटिस्ट को एम्प्लॉयड किया जाता है, हायर किया जाता है कि वो देश के लिए काम करें बाय द गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज. और उनको कौन नियुक्त करता है? गवर्नमेंट और दूसरी एजेंसीज करती है. दे हैव नो राइट टू डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ एनीथिंग प्रॉपर.
वो नहीं डिक्टेट करते गवर्नमेंट को या उनके एम्प्लॉयज़ को कि क्या उन्हें प्रॉपरली करना चाहिए। दे कांट इवन एक्सप्लेन देयर ओन डिस्कवरीज विथ ऑल डिटेल्स। वो अपनी डिस्कवरीज़ को एक्सप्लेन तक नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट की इजाज़त के, किसी डिटेल के साथ में। हमारा 5th क्वेश्चन है, आई बिलीव दैट नेशंस कैन चूज़ वाइजली एंड डेमोक्रेसी कैन प्रूव इट्स पावर्स। वो कहता है आई बिलीव दैट नेशंस कैन चूज़ वाइजली, बुद्धिमानी से देश चुन सकते हैं, डेमोक्रेसी इसकी पावर भी देती है। इफ़ साइंटिस्ट आर विलिंग टू बिकम टीचर्स टू देम, अगर साइंटिस्ट उनको टीचर बन के सिखाना चाहें कि दुनिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो नेशन है वो बुद्धिमानिता से अपने डिसीजंस चुन सकेगा। हाईलाइटिंग द इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द साइंटिस्ट, ये लाइंस बताती है कि साइंटिस्ट कितने इंटेलिजेंट होते हैं, कितने कैपेबल होते हैं। द राइटर सेज दैट एवरीथिंग कैन बी सेट प्रॉपरली, राइटर कहना चाहता है कि हर चीज़ प्रॉपरली सेट हो सकती है। एंड द डेमोक्रेसी कैन प्रूव टू बी रियल इफ़ साइंटिस्ट बिकम टीचर्स, और डेमोक्रेसी सही मायने में डेमोक्रेसी हो जाएगी अगर साइंटिस्ट क्या बन जाएंगे, टीचर्स बन जाएंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, हमें ब्रीफ में 30 से 40 वर्ड्स में इन क्वेश्चनों के आंसर देना है। व्हाट फोर्स द अप्लाइड साइंटिस्ट टू इन्वेंट एन एटॉमिक बम, साइंटिस्ट किस बात पे मजबूर हुए, किस चीज़ ने उन्हें फोर्स किया कि वो एटॉमिक बम बनाने चले गए। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार II इट वॉज बिलीव दैट जर्मन्स वर वर्किंग टू मेक हाइड्रोजन बम, वर्ल्ड वार II में ये माना जा रहा था कि जर्मन्स हाइड्रोजन बम बनाने वाले हैं। साइंटिस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट ऑफ इंग्लैंड एंड अमेरिका वर अवेयर ऑफ द डेवस्टेटिंग पावर ऑफ सच बम, और अमेरिका और इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट थे वो इस तरह की जो विनाशकारी शक्ति है उस बम की, उसको समझते थे। सो द अलाइड साइंटिस्ट वर फोर्स टू इन्वेंट एटॉमिक बम, तो जो अलाइड साइंटिस्ट है, अलाइड मतलब है सभी देशों के मिले जुले, वो फोर्स हुए, वो मजबूर हुए कि उन्हें एटॉमिक बम बनाना पड़ा। टू सेव देयर पोजीशन, अदरवाइज द मोनोपोली ऑफ जर्मन्स इन दिस बम वुड हैव मेड जर्मन्स अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी जो जर्मन्स की वो मोनोपोली हो जाती हाइड्रोजन बम पर, और फिर वो दुनिया पे हुकूमत करते और सुपर पावर बन जाते। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वाई अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड द नाजीज लूज द रेस टू इन्वेंट एटॉमिक बम। नाजीज, यू शुड नो, नाजीज किसे कहा जाता है, वो जो जर्मन सेना की आर्मी थी, वो जो फोर्स थी उसे नाजीज कहा जाता था। तो नाजीज क्यों हार गए, एटॉमिक बम बनाने की रेस जो चली अमेरिका, नाजीज, इंग्लैंड, रशियंस में, उनमें नाजीज असफल क्यों हो गए और अलाइड साइंटिस्ट ने कैसे बना लिया। एज अ राइटर thinks the Nazis lost the race to invent atomic bomb because they believed that the fast chain reaction of an atomic bomb was impossible. नाजीज़ को ये लगता था कि जो फास्ट चेन रिएक्शन होती है एटॉमिक बम प्रोसेस में, उसे बनाया जाना, उसे किया जाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए वो रेस हार गए। दे हैड मेड फंडामेंटल साइंस अ पुअर, है ना, आई एंड द क्वेश्चनिंग माइंड द अर्ज टू फाइंड द फैक्ट और वन सेल्फ। उन्होंने फंडामेंटल साइंस को एक पोर, है ना, आँखों से देखा, और उनके जो माइंड में क्वेश्चंस बनते थे वो फैक्ट्स उनके क्लियर नहीं कर पा रहे थे। मोर ओवर देयर वर नॉट इनफ अनकन्वेंशनल आइडियाज़ इन द जर्मन एटॉमिक प्रोजेक्ट्स। जर्मन जो एटॉमिक प्रोजेक्ट बना रहे थे उनमें अनकन्वेंशनल आइडियाज़ या नए आइडियाज़ नहीं थे, क्योंकि जो वहाँ के पुराने साइंटिस्ट थे वो नए साइंटिस्ट की सुनना ही नहीं चाहते थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द अलाइड साइंटिस्ट रिएक्ट to the information that the atomic bomb they had invented to defeat Germany was still intended to be used. जर्मनी हार चुका था, जिसके लिए बनाया गया था 1945 में, है ना, वो पहले ही हार चुका था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने चूज़ किया कि वो जापान के ऊपर इसे गिराएंगे। तो शॉक लगा साइंटिस्ट को कि भाई जिसको हराने के लिए बनाया था वो तो हार गया ना, अब क्यों यूज़ करना है। The Allied scientists were shocked and depressed when they learned that the atomic bomb they had made to defeat Germany was still है, वो skill नहीं है, still intended to be used. Allied scientists shocked थे, depressed थे, जब उन्हें ये पता चला कि जो एटॉमिक बम है जो वो बना रहे थे जर्मनी को हराने के लिए, उसे अभी भी यूज़ किया जाएगा। They wrote a round robin to President Truman, pleading against the decision. उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रूमैन को, है ना, एक एप्लीकेशन लिखी, एक लेटर लिखा जिसमें उन्हें डिसीजन पलटने की बात कही गई। दे ट्राइड टू कन्विंस हिम दैट इट वाज नॉट सिंपली अ बिगर बॉम्ब, उन्होंने कन्विंस करना चाहा कि ये तो बड़ा बम है, इसे मत फेंकिएगा किसी के ऊपर। इट शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड टू द वर्ल्ड नॉट ऑन मैन और वुमन बट इन डेजर्ट प्लेस। ये बम आदमी और औरतों पे परीक्षण के लिए नहीं है, इसे रेगिस्तान में परीक्षण करना है। बट ट्रूमैन नहीं माने और फिर जो हुआ वो इतिहास का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4,
Why is the writer against the people who says that the scientist should not invent or discover sources of fearsome power? राइटर उन लोगों के खिलाफ क्यों हैं जो ये कहते हैं कि साइंटिस्ट को ऐसी खतरनाक चीज़ें बनानी ही नहीं चाहिए जो डर पैदा करें? द राइटर थिंक्स दैट इफ़ द साइंटिस्ट आर एम्प्लॉयड दे वुड डू देयर वर्क. राइटर कहते हैं कि अगर साइंटिस्ट को जिस काम के लिए एम्प्लॉय किया जाएगा वो तो करेंगे वो काम. इट इज़ द चॉइस ऑफ द कम्युनिटी और द गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर दे वांट इन पीस और वॉर. ये तो कम्युनिटी को डिसाइड करना है, सरकार को डिसाइड करना है कि वो युद्ध चाहती हैं कि शांति चाहती है. द साइंटिस्ट आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर मेकिंग सोर्सेस ऑफ फियरसम पावर. जितनी खतरनाक चीज़ें बनाई गई उसके लिए साइंटिस्टों को क्यों दोष देते हो? साइंस अपना काम कर रहा है, वो तो उन्नति कर रहा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. भाई एटॉमिक एनर्जी बिजली बनाने की भी काम आती है, एटॉमिक एनर्जी तबाही के भी काम आती है. आपने तबाही चुनी, उसमें साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं? दे डू ओनली व्हाट दे आर आस्क्ड फॉर. जो उनसे मांगा जाता है वो तो वही करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रीडम डज द राइटर डिमांड फ्रॉम द सोसाइटी फॉर द साइंटिस्ट? किस प्रकार की स्वतंत्रता सोसाइटी से, समाज से लेखक चाहता है साइंटिस्ट के लिए? द राइटर डिमांड्स फॉर द साइंटिस्ट द फ्रीडम टू गिव देयर रीज़न एंड स्पीक देयर माइंड. साइंटिस्टों के लिए वो फ्रीडम चाहता है कि वो अपनी बातों को, अपने दिमाग में आई हुई बातों को बोल सकें. कम्युनिटी शुड नॉट इम्पोज इट्स ओन व्यूज़ ऑन देम. कम्युनिटी को अपने विचार साइंटिस्टों पे थोपना नहीं चाहिए. सोसाइटी शुड नॉट डिक्टेट देम. सोसाइटी को उन्हें कुछ भी डिक्टेट नहीं करना चाहिए. अ साइंटिस्ट शुड बी फ्री टू फॉलो हिज ओन कंसाइंस. कंसाइंस मतलब अंतरात्मा. साइंटिस्ट को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहिए, उसे फॉलो करना चाहिए. एज एनी सिटीजन शुड बी फ्री इन पीस और इन वॉर. जैसे कि हर सिटीजन फ्री होता है कि वो युद्ध चाहता है या वॉर चाहता है, या शांति चाहता है या वॉर चाहता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ द इन्वेंशन ऑफ एटॉमिक बम एंड राइट इन अबाउट 150 वर्ड्स. कैसे इन्वेंट हुआ था एटॉमिक बम, उसकी हिस्ट्री को ट्रेस करना है. सो लेट्स स्टार्ट. इट वॉज अ जर्मन साइंटिस्ट नेम ओंटो हावर. जर्मन साइंटिस्ट है, ओंटो हार्बर नाम था उनका. हु वॉज सक्सेसफुल इन मेकिंग द एटॉमिक बम बाय स्प्लिटिंग द एटम. उन्होंने एटम को स्प्लिट किया और वो थे जिन्होंने एटम बम बनाया. ही गॉट द नोबेल प्राइज़ फॉर 1944 एंड 45. उनको 1944 और 45 में नोबेल प्राइज़ मिला था साइंस के क्षेत्र में. कितना फ़नी होता है ये कि किस तरह से ये प्राइजेज़ बांटे जाते हैं. मैं थोड़ा सा लीक से हट के ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अवार्ड शोज़ होते हैं, चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड हो, चाहे ये नोबेल प्राइजेस हो, ये कितने अनफेयर से होते हैं. एक शख्स ने दुनिया की तबाही का सामान बना दिया और आप उसे नोबेल प्राइज़ दे रहे हो. इट वॉज अमेरिका विच फर्स्ट टेस्टेड द एटॉमिक बम इन द डेजर्ट ऑफ मैक्सिको. अमेरिका ने सबसे पहले इस बम का परीक्षण मैक्सिको के डेजर्ट यानी रेगिस्तान में किया. लेटर ऑन टू ब्रिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू एन एंड, बाद में वर्ल्ड वॉर को एंड करने के लिए अमेरिका ने 2 एटम बम्स जापान पर डाल दिए. द फर्स्ट बम वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा ऑन अगस्त 6, 1945. हिरोशिमा पे पहला बम गिरा 1945 अगस्त में. आफ्टर 3 डेज़, 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को सेकेंड बम नागासाकी पे गिराया गया. द वर्ल्ड वॉज हॉरिफाइड. दुनिया में डर फैल गया. बोथ द सिटीज़ ऑफ जापान वर मेड डेजर्टेड विद इन सेकेंड्स के अंदर जापान किस में बदल गया? रेत में बदल गया. नथिंग वॉज लेफ्ट देयर. कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे. अमेरिका कम आउट एज द बिगेस्ट एंड द माइटीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और उसके बाद अमेरिका दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्ति बन के उभरा. So this was all about this chapter and all the question answers of this chapter. Thank you for watching.